हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन में कौन से लॉज फॉलो होते हैं, रिफ्रैक्शन क्यों होता है और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे डिस्कस इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब होता क्या है कि हमारे पास दो डिफरेंट मीडियम है। ठीक, अब लाइट क्या करती है, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट एंटर करती है तो वो अपने एक्चुअल पाथ से, अपनी जो ओरिजिनल डायरेक्शन है उस डायरेक्शन से डेविएट हो जाती है, उस डायरेक्शन से मुड़ जाती है। इसे बोलते हैं हम क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब ये है मीडियम 1, ये है मीडियम 2 और ये है इन दोनों मीडिया को सेपरेट करने वाली बाउंड्री। इस बाउंड्री को हम बोलते हैं इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस मतलब जहां पर दोनों मीडिया आके मीट हो गए। अब लाइट हमने करा इंसिडेंट, ये इंसिडेंट लाइट, और ये आप लोगों को पता है ये क्या होता है, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब वही सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन। अब होता क्या है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे डिफरेंट मीडियम में एंटर करती है तो ये जो इसकी एक्चुअल डायरेक्शन है जहां इस लाइट को जाना था, लाइट अब इस डायरेक्शन में नहीं जाती, लाइट इस डायरेक्शन से डेविएट कर जाती है। या तो लाइट ये जो नॉर्मल है इसकी तरफ मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ जाती है, या फिर ये जो लाइट है ये नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है, इधर की जगह लाइट इधर मुड़ जाए। इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। When light passes from one medium to another medium, then it deviates from its original direction। जो एक्चुअल डायरेक्शन है उससे वो डेविएट कर जाती है, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर बात? अब देखो, तो रिफ्रैक्शन के अंदर इसके लॉस पढ़ने से पहले एक टर्म पढ़ना जरूरी है हमको। वो टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब होता क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो देखो। तो हमें एक चीज पता है, जो लाइट की स्पीड है इन वैक्यूम कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको हम करते हैं किससे डिनोट, सी से, ये पता है हमको। अब ये जो लाइट की स्पीड है वैक्यूम के अंदर ये मैक्सिमम होती है। ठीक, लाइट सबसे तेज चलती है वैक्यूम के अंदर, लेकिन अगर लाइट वैक्यूम के अलावा किसी दूसरे मीडियम में चली जाए तो वहां लाइट की स्पीड सेम नहीं रहती, लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है। ये बात, जैसे जैसे लाइट की स्पीड कम होती जाती है, मान लो किसी मीडियम में लाइट की स्पीड वैक्यूम से कम है, तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है उसे हम बोलते हैं डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। डेंसर एकदम कंजेस्टेड है, जहां पर लाइट धीरे चल रही है। और ज्यादा डेंसर मीडियम है, और ज्यादा डेंसर है तो लाइट और स्लो हो जाएगी। समझे बात? ऑप्टिकल डेंसर मीडियम मैं वो उस डेंसिटी की बात नहीं कर रहा जो आपने पढ़ी है, मास डेंसिटी जिसको बोलते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। इसका सीधे कनेक्शन है लाइट की स्पीड से। ठीक, जिस मीडियम में लाइट धीरे हो गई वो ऑप्टिकली डेंसर है, और जिस मीडियम में लाइट फास्ट है वो ऑप्टिकली रेयरर है। अगर दो मीडियम को कंपेयर कर रहे हो, इस मीडियम में लाइट फास्ट है, इसमें लाइट स्लो हो गई, तो ये है डेंसर और ये है रेयरर। ठीक, जैसे जैसे लाइट की स्पीड और कम होती जाएगी वो और ज्यादा डेंसर होता जाएगा, ऑप्टिकली डेंसर होता जाएगा। ठीक, तो अब देखो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर, यूनिटलेस नंबर है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, जो तुम्हें ये बताती है कि भाई जिस मीडियम की तुम बात कर रहे हो, भले वो ग्लास हो या वाटर हो या कोई भी मीडियम हो, उस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड को अगर मैं कंपेयर करूं वैक्यूम की मैं लाइट की स्पीड से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से कंपेयर करूं तो इस स्पीड से कितने गुना कम हो जाएगी, 2 गुना कम हो जाएगी, मतलब आधी रह जाएगी, 4 गुना कम हो जाएगी, मतलब 1/4, 1/4 रह जाएगी इसका। समझे बात? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर है जो ये तुम्हें बताएगा कि जिस मीडियम की तुम बात कर रहे हो, भले वो वाटर है या ग्लास है या कोई सा भी है, तो इस मीडियम में लाइट की स्पीड इस स्पीड से किस फैक्टर से कम हो जाएगी, कितने टाइम्स कम हो जाएगी, उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको हम डिनोट करते हैं एन से करते हैं, या फिर इसको म्यू से भी कर सकते हो डिनोट, एन या म्यू। ठीक है, म्यू और फिर हम यहां पर एन से करते हैं डिनोट, और डिफाइन किया हुआ है इस इंडेक्स को कैसे, इट इज C/B।
C हमें पता है ये C इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड V इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जिस मीडियम की बात कर रहे हो उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है। सपोज अगर मैंने बोला कि ये जो C है ये तो इतना है, ये तो फिक्स है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और दूसरा कोई मीडियम है उसमें लाइट की स्पीड इतनी नहीं है, वो है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मान लो, तो ये n क्या बता रहा है, n आया 2। मतलब इस मीडियम में लाइट की स्पीड वैक्यूम से जस्ट आधी तो हो गई, इसकी जस्ट हाफ स्पीड रह गई, आधी रह गई। देखो इसका आधा कर लो, ये आ जाएगा, तो ये जो नंबर है ये बता रहा है कि कितने टाइम्स कम हो गई, आधी रह गई, है ना, समझे भाई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली एक नंबर है, सिंपल सा, यूनिटलेस क्वांटिटी, स्पीड यूनिटलेस, ठीक, ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, कट जाएगा तो यूनिट नहीं आएगी इसकी। सो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज व्हाट, इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जिस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, क्लियर बात। चलो अच्छा, ये जो इंडेक्स है इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट का मतलब यह होगा कि जिस मीडियम की बात कर रहे हो, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कंपेयर कर रहे हो, तो किससे करेंगे कंपेयर, हम लाइट की स्पीड को वैक्यूम में लाइट की स्पीड से कंपेयर कर रहे हैं। लाइट की स्पीड इन मीडियम जो है v, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, c से। c मतलब मैक्सिमम स्पीड से कंपेयर कर रहा है, ठीक। तो ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर। अच्छा, एयर और वैक्यूम में लाइट की स्पीड सेम मान लेते हैं, हालांकि एयर में ठीक इतनी नहीं होती, एयर में थोड़ी सी कम होती है मामूली सी, ठीक है। तो एयर और वैक्यूम में लाइट की स्पीड अभी सेम मान के चलो। अच्छा, तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बाद क्या, इसके बाद ये कि C/V को तुम लिख सकते हो V = फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, जब लाइट के बारे में डिस्कस कर रहे थे स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में, V = क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा होता है। V इज व्हाट, इट इज स्पीड ऑफ लाइट, F इज व्हाट, इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज अ वेवलेंथ, करेक्ट। तो V = फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, इसको यहां पर लिख सकते हो। तो दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्या, अब यहां पर एक टर्म और है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव मतलब रिलेट कर रहे हैं हम इस मीडियम में लाइट की स्पीड को, अगर वैक्यूम में लाइट की स्पीड से कंपेयर नहीं कर रहे, इस मीडियम में लाइट की स्पीड को इस मीडियम में लाइट की स्पीड से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब ग्लास की में लाइट की स्पीड को वाटर में लाइट की स्पीड से कंपेयर कर रहे हो, तो जो टर्म होती है उसे बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भाई ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड वाटर से कितना गुना ज्यादा है या वाटर से कितना टाइम्स कम है, तब काम में आती टर्म रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कैसे करते हैं नोट, अगर मेरे पास दो मीडियम है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, देन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है, मतलब रिलेटिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो इसको ऐसे कर लो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to medium 2, मीडियम 1 का इसको लिखते हैं ऐसे N12, सिंपल स्टैंडर्ड। N12 का मतलब क्या है यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, या फिर इसको लिखते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब 2 को कंपेयर कर रहा हूं, इससे पहले मैं 1 को कंपेयर कर रहा था 2 से, तो क्या आएगा बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। सिंबल ध्यान में अच्छे से, N12 और N21 में फर्क है। अच्छा, कुछ बुक्स में इसको ऐसे लिखते हैं, N12 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू, वो 2 उठा के लिख देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अच्छा, ये और एक ही बात है, सिंबल है, डॉट करने का तरीका है। या फिर यहां लिखोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, तो 2 यहां पर और 1 पीछे, तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। अब डिफाइन कैसे किया हुआ है, रिलेटिव टर्म है, तो हम एक मीडियम के इंडेक्स को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये किसका इंडेक्स है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, ऑफ मीडियम 1, तो N1 ऊपर रखना और N2 नीचे। तो फर्स्ट मीडियम के इंडेक्स को यहां पर कंपेयर कर रहे हैं सेकंड मीडियम के इंडेक्स से, और यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम N2 कंपेयर हो रहा है किससे, N1 से।
तो ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब जब लाइट की स्पीड मीडियम में कंपेयर हो रही है किससे, किसी दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड से। अगर वैक्यूम में लाइट की स्पीड से कंपेयर करते तो वो होता एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज एब्सोल्यूट एंड दिस इज रिलेटिव। ठीक, एक मीडियम का इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे? n को यहां से ले लेते हैं, n1 फर्स्ट मीडियम का इंडेक्स। फर्स्ट मीडियम का इंडेक्स कौन सा वाला? एब्सोल्यूट डाल दो यहां से। अगर मैं डाल दूं यहां से तो c बाय v1 c बाय v2, तो c से c काट दो तो ये क्या मिलेगा? v2 बाय v1। ये दोनों स्पीड हो गई कंपेयर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v2 बाय v1, लिख सकते हो ऐसे। यहां पर लिखो n2 c बाय v2 c बाय v1, तो v1 बाय v2। कहां से लिखा मैंने? इस फॉर्मूले से लिखा। कौन से फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से। c तो फिक्स है, वैक्यूम में लाइट की स्पीड c रहेगी। डिफरेंट मीडियम में हमने बोला कि लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है, तो फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड को v1 बोला है, सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड को v2 बोला है, तो ये c से c कैंसिल आ गया। एक और रिलेशन आ सकता है यहां से, क्या आ सकता है? v इज इक्वल्स टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। v इज व्हाट इट इज? फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा होता है। अब अगर ये फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा है तो देखो एक चीज, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। कैसे? इसको समझो, जैसे मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का एक एंड तो मैंने वहां बांध दिया है और दूसरा एंड मेरे हाथ में है। जैसे ही मैं इस एंड को कराऊंगा ऐसे ऑसिलेट, ऐसे कराऊंगा वाइब्रेट, तो इसमें वेव्स होंगी, जनरेट नहीं होंगी। स्ट्रिंग को खींच के बांध दिया, इस एंड को ऐसे कर रहा हूं, ऑसिलेट वाइब्रेट कर रहा हूं, तो इसमें वेव बनेगी नहीं बनेगी? स्ट्रिंग के तो बनेगी। तो मैं क्या हूं? मैं हूं इन वेव्स का सोर्स। अगर मैं अपने हाथ की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं, तेज करा ऑसिलेट, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, तो इस स्ट्रिंग के अंदर जाने वाली नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। सोचो, ये ऑसिलेशन हुआ, एक वेव चली, ये एक और ऑसिलेशन हुआ, एक और वेव चली, नंबर ऑफ ऑसिलेशन तेज कर दिए, तो इसमें वेव जाने वाली बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी, मतलब वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो दिस फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन मीडियम और सोर्स। दिस फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स। सोर्स मतलब मैं। क्लियर बात? सोचो, अगर यही स्ट्रिंग अगर मैं ले आके बांधू पानी के अंदर, मैं भी पानी के अंदर बैठा हूं मान लो, या पूरे रूम में पानी भरा हुआ है, स्ट्रिंग बांध दी, स्ट्रिंग का दूसरा एंड मेरे हाथ में है, अभी भी अगर मैं कराऊं उसको ऑसिलेट तो उसमें वेव बनेगी। अब पानी में ऑसिलेट कराना, वो भी अभी तो मेरे हाथ में है, पानी क्या करेगा? मैं अगर पानी में कराऊं ही नहीं ऑसिलेट तो करेगी, बनेगी वेव? नहीं बनेगी। पानी के अंदर बैठ के अगर मैं बनाऊं वेव तो बनेगी। तो पानी में वेव कौन बना रहा है? मैं बना रहा हूं। एयर में जब मैं था तब भी कौन बना रहा था? वेव मैं बना रहा था। ज्यादा वेव बनाना है या कम बनाना है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? मुझ पर डिपेंड कर रहा है। मतलब फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स। जहां से लाइट आ रही है, जहां से वेव जनरेट हो रही है, उस पर डिपेंड करती है कौन? फ्रीक्वेंसी। सो दिस फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। फ्रीक्वेंसी का मीडियम से लेना देना नहीं है। मतलब लाइट अगर एक मीडियम से एंटर होकर दूसरे में चली जाए, एक मीडियम से आए दूसरे में चली जाए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो जब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो क्या होगा? यहां देखो, हमें पता है जब स्पीड चेंज होती है, ये चेंज होती है, ये चेंज होगी, लैम्डा चेंज होगा। LHS या RHS? RHS हमने बोल दिया साफ साफ कि फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाली नहीं है। जब फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाली नहीं है तो V और लैम्डा, मैंने बोला कि अगर V चेंज होगा, जैसे जैसे मीडियम डेंसर होता है V कम होता है, स्पीड कम होती जाती है, तो जब ये चेंज होगी तो लैम्डा भी चेंज होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। मतलब अगर इस फॉर्मूले को लिखूं मैं V2 इस फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा 2 फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा 1, तो मुझे क्या मिलेगा? लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 मिलेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही तो फ्रीक्वेंसी कट जाएगी। तो ये है इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, ये है इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड, रिलेटिव इंडेक्स। ठीक है, यहां देखना V1 इस फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा 1, V2 फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा 2, फ्रीक्वेंसी कट करो तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 आएगा, नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। सही बात। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ध्यान रखना इस चीज को। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो स्पीड और वेवलेंथ दोनों चेंज हो जाते हैं। आया समझ में? ठीक है बात, चलो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस हम एक दो प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है,
तो क्या दे रखा है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इन एयर में वेवलेंथ है हमारे पास, एंटर्स अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, वो लाइट एंटर कर गई एक मीडियम के अंदर जिसका इंडेक्स कितना है 1.5 है ना। तो तुम्हें उस मीडियम के अंदर लाइट की फ्रीक्वेंसी और मीडियम में लाइट की वेवलेंथ निकालनी है, सही बात। तो हमारे पास इंडेक्स है, हमारे पास लाइट की वेवलेंथ है एयर में, ठीक है। एक मीडियम की बात चल रही है, उस मीडियम का इंडेक्स जिसका दे रखा है उसमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों निकालना है। अब मैं तुम्हें बताया कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो जो चीज चेंज नहीं होती वो चीज क्या है, जो चीज चेंज नहीं होती वो है फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या, मतलब ये कि जब लाइट एयर में आई तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी वही फ्रीक्वेंसी रहेगी उस मीडियम में जिस मीडियम में लाइट जा रही है ना। तो अगर इन एयर में अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालूं, फॉर्मूला था मेरे पास v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, v स्पीड ऑफ लाइट, f फ्रीक्वेंसी और लैम्डा क्या उसकी वेवलेंथ, बोलो लैम्डा है तुम्हारे पास, लैम्डा कितना 6000 एंगस्ट्रॉम, और v कितना, v मैंने बोला था एयर और वैक्यूम में लाइट की स्पीड हम सेम मानते हैं, है ना। जितनी स्पीड वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड उतनी ही हम एयर में मान लेते हैं। तो यहां पर स्पीड डालते हैं हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी लैम्डा, ये मीटर पर सेकंड में है, मीटर आया इसके अंदर तो लैम्डा एंगस्ट्रॉम, तो 6000 एंगस्ट्रॉम चेंज करना है भाई, एंगस्ट्रॉम मतलब बताया था पहले भी इतना। तो बोलो फ्रीक्वेंसी कितनी बनी 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 6000 × 10⁻⁻10, सॉल्व कर लो इसको, 0.5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। तो ये आ गया वापस क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर है, सेम फ्रीक्वेंसी रहेगी इधर मीडियम में, बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई मीडियम के अंदर, ठीक, जो फ्रीक्वेंसी एयर में वही फ्रीक्वेंसी मीडियम के अंदर। अब देखो हम कैसे निकालेंगे, क्या वेवलेंथ से निकालेंगे। वेवलेंथ देखा ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पर कोई वेवलेंथ दिख रही है, वेवलेंथ देखो, ये रही वेवलेंथ, इंडेक्स है, इंडेक्स भी रहा, n1/n2 λ2/λ1 लिख दूं, देखो यार, तो n1/n2 और ये λ2/λ1 है ना। अब देखो क्या करना है, n1 फर्स्ट मीडियम मान लेते हैं, कौन सा वाला एयर, सेकंड मीडियम जो दे रखा है, बोलो फर्स्ट मीडियम एयर का इंडेक्स कितना होना चाहिए, एयर का इंडेक्स तो दे ही रखा, मीडियम का दे रखा है, होना कितना चाहिए एयर का इंडेक्स, मुझे बताओ। ये है इंडेक्स की डेफिनेशन, इंडेक्स होता है c/v, c इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और v जिस मीडियम की तुम बात कर रहे हो। मैंने बोला कि ये इंडेक्स निकालो, किस मीडियम का, एयर का निकालो, मैं तो एयर बोल रहा हूं। तो ये अगर इंडेक्स एयर का निकालना है तो यहां पर लाइट की स्पीड एयर वाली डालनी पड़ेगी। लाइट की स्पीड एयर में कितनी बोली, एयर और वैक्यूम में लाइट की स्पीड ऑलमोस्ट कैसी होती है, सेम होती है। जब सेम होती है तो ये दोनों तो कट जाएंगे, मैं एयर की बात कर रहा हूं, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ये फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और वैक्यूम में और एयर में लाइट की स्पीड अगर हम सेम बोल रहे हैं तो ये दोनों कट जाएंगे। तो एयर का इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बोलो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ध्यान में हमेशा एयर का इंडेक्स कितना यूज करना है हमको, हमेशा 1 यूज करना है। तो यहाँ क्या आएगा बोलो रिजल्ट, फर्स्ट मीडियम एयर, सेकंड मीडियम दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, उसका इंडेक्स है 1.5, λ2 मतलब सेकंड मीडियम में लाइट की वेवलेंथ पूछी है, λ2 सेकंड मीडियम की वेवलेंथ है जो तुम्हें पता नहीं है, λ2 और λ1 फर्स्ट मीडियम में लाइट की वेवलेंथ है। फर्स्ट मीडियम कौन सा, एयर है, जो दे रखा है एयर में कितनी वेवलेंथ दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम में छोड़ दो तो ये आंसर एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। तो λ2 आएगा 6000 डिवाइड बाय 1.5 तो कितना आया 4000 एंगस्ट्रॉम आ गया। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम, किसके लिए, किस पर बेस्ड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड है। क्लियर बात। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.3, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास फाइंड करनी है। तो दो मीडियम, दोनों के इंडेक्स दे रखे, बहुत बढ़िया।
एक मीडियम में स्पीड पता है, दूसरे मीडियम में स्पीड निकालनी, तो बड़ा सिंपल सा मामला है। देखो यहाँ पर कहीं कनेक्शन है, दो मीडियम में के इंडेक्स पता है, ये दोनों में लाइट की स्पीड है, तो रिलेशन ये ले लें। सॉल्यूशन क्या है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला देखो n1 बाय n2 और v2 बाय v1। अब दो मीडियम है, एक है ग्लास एक है वाटर, तो एक काम करते हैं ना, हम फर्स्ट मीडियम लेते हैं ग्लास और सेकंड मीडियम हम लेते हैं वाटर, तो ये जाएगा वाटर और ये जाएगा ग्लास, है ना। दोनों ये जो रिलेशन है n1 बाय n2 तो v2 i1 इनवर्स में, ठीक है, n1 बाय n2 v2 बाय v1 है। तो बोलो इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है, इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है, इट इज 1.3, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट है 2.25 × 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पूछिए तो पता नहीं, निकाल लो, तो स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगी हमारे पास 2.25 × 1.3 10⁸, और ये आ जाएगा 1 कितना, तो ये कट जाएगा इससे, तो ये आएगा 1.95 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। The speed of light in glass is 1.95 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये बेसिक प्रॉब्लम थी इस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा पॉइंट समझ लेते हैं पहले कि ये जो फॉर्मूला है ये है स्पीड ऑफ लाइट। हमने बोला कि अलग अलग मीडियम में जाओगे तो लाइट की स्पीड चेंज होती जाती है, ठीक। तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती जाती है हमने उसको बोला डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम क्या होता है, जिसमें लाइट की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाएगी उसका इंडेक्स कैसा आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम किसको बोलते हैं, इसका इंडेक्स ज्यादा। अगर कंपेयर करें दो मीडियम को तो जिस मीडियम का इंडेक्स ज्यादा है तो ऑप्टिकली डेंसर है, उसमें लाइट की स्पीड कम आएगी। और ऑप्टिकली रेयर मीडियम किसे, रेयर मीडियम, रेयरेस्ट मीडियम इज वैक्यूम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। तो मीडियम जितना रेयर होता है, रेयर उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी ज्यादा होती है। तो अगर रेयर मीडियम है तो लाइट की स्पीड ज्यादा, लाइट तेज भाग रही होगी। जब लाइट की स्पीड ज्यादा होगी तो उसका इंडेक्स ऐसा निकल के आएगा, उसका इंडेक्स कम निकल के आएगा। क्लियर बात। हमने बोला लाइट की स्पीड मैक्सिमम कहाँ होती है, वैक्यूम में, और एयर में सेम मान रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं मैक्सिमम स्पीड डाल दूं v, सबसे ज्यादा जो पॉसिबल है, कितनी पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, तो यहाँ डाल दोगे तो n की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो जैसे जैसे v कम होता जाएगा तो n बढ़ता जाएगा, मतलब जो n है उसकी वैल्यू जो होती है ना ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 होगी। v कम होता जाएगा c से तो ये n बढ़ता जाएगा। v की वैल्यू अगर डाल दूं मैक्सिमम जितनी पॉसिबल है, कितनी पॉसिबल है, c के बराबर पॉसिबल है, तो डाल दोगे तो c/c1 हो जाएगा। मतलब n की जो वैल्यू है वो 1 या उससे बड़ी आएगी, n की वैल्यू 1 से छोटी नहीं आएगी। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। दो हमारे पास लॉ है इसमें। फर्स्ट लॉ बड़ा सिंपल सा है, जैसा हमने देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, सेम लॉ यहाँ पर भी है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, तो ये सब एक ही प्लेन में लाई करता है, सेम जैसा वहां था। वहां पर क्या था, इंसिडेंट रे थी और रिफ्लेक्टेड रे थी। यहाँ पर क्या है, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे जो दूसरे मीडियम में जा रही है। तो ये वाली रे और ये क्या था, नॉर्मल। ये क्या है, नॉर्मल। इन सारी की सारी लाइंस का ये सारी रेज और ये जो नॉर्मल है ये एक ही प्लेन में लाई करता है। ये है फर्स्ट लॉ, सिंपल सा लॉ है। सेकंड लॉ इसका इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, देखो सेकंड लॉ है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है, ध्यान से। तो क्या ऑब्जर्व किया रिफ्रैक्शन के अंदर, हम दो मीडियम लेके बैठ गए, दिस फर्स्ट मीडियम, दिस सेकंड मीडियम। अब मीडियम चेंज नहीं करना है, ठीक है। हम बात करें फॉर अ गिवन पेयर ऑफ टू मीडियम, इन दोनों मीडियम को फिक्स कर लो, ठीक। ये जो इंटरफेस है ये फिक्स है, ठीक। अब क्या करा, यहां पर हमने लाइट कराई इंसिडेंट आई, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर किया ऑब्जर्व, दिस इज आर। फिर आ गया हमने आई को और चेंज किया, फिर हमने आई को और चेंज किया,
ऐसे कई सारी ऑब्जर्वेशन ली और आर निकालते गए, आई चेंज किया आर चेंज हुआ, आई के चेंज किया आर चेंज हुआ, आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहां से करने, मुझे नॉर्मल से करने हैं, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल आई, रिफ्रैक्टेड रे जो लाइट बैंड हुई है, रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल आर, ध्यान रखना सारे के सारे एंगल कहां से कर रहे हैं हम मेजर, नॉर्मल से कर रहे हैं। तो हमने क्या किया इस सिंपल से ऑब्जर्वेशन कुछ ली कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस पर लाइट भेजी, ठीक, और उसे करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नोटिस करते गए, आई चेंज किया फिर आर चेंज हुआ, फिर आई चेंज किया आर चेंज हो गया, लाइट जा रही है और बैंड हो रही है बार बार, ठीक। तो आई के साथ चेंज हुआ आर, लेकिन ऑब्जर्व ये हुआ कि जो चीज चेंज नहीं होती वो है ये रेशो। ये रेशो हमेशा कैसा मिला, कांस्टेंट मिला। अगर तुम्हें याद हो जब हम पढ़े थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वहां पर आई और आर में रिलेशन था। आई और आर में क्या रिलेशन था कि आई और आर दोनों बराबर थे, लेकिन यहाँ पर हमने बोल रहे हैं कि या तो लाइट बैंड हो जाती है, जब लाइट बैंड हो रही है अपने एक्चुअल डायरेक्शन में नहीं जा रही, इधर बैंड होगी तो आई और आर तो बराबर नहीं, आई और आर सेम नहीं है। जब आई और आर सेम नहीं है तो इनमें क्या रिलेशन था, तो कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए। तो ऑब्जर्वेशन ये बोल रही है कि आई को चेंज करने पर आर चेंज होता है, आई को चेंज किया आर चेंज हुआ, आई को चेंज किया आर चेंज हुआ, लेकिन जो चीज चेंज नहीं हुई वो है रेशो। साइन आई और साइन आर इनका रेशो हमेशा कैसा मिलता है, कांस्टेंट मिलता है फॉर गिवन पेयर ऑफ टू डिफरेंट मीडिया। इन दोनों मीडियम को लेकर बैठ जाओ तो इन दोनों मीडियम के लिए ये जो रेशो ये हमेशा कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। और ये जो कांस्टेंट है साइन आई और साइन आर, ये जो रेशो है, ये जो हमने बोला कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, ये होता है n/1। n/1 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। यहां पर सेकंड मीडियम क्या लेना है, जिसमें लाइट रिफ्रैक्ट हुई है, जिसमें लाइट बेंडिंग हो रही है, उसको सेकंड मीडियम मानना, जिसमें लाइट जा रही है। और फर्स्ट किसको मानना, जहां से लाइट आ रही है। n1 फर्स्ट मीडियम जिसमें तुम्हें मिला एंगल ऑफ इंसिडेंस, n2 सेकंड मीडियम जहां पर लाइट बेंड हो रही है, जहां पर लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, जिसमें तुम्हें मिलेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसे हम बोलते हैं क्या, स्नेल्स लॉ। sin i by sin r is equal to n/1 या n2 by 1, या फिर तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो जो हमने लिखा था पहले भी, n2 by n1 को हमने लिखा v1 by v2, n2 by n1 को लिखा हमने λ1 by λ2 लिखा था इससे पहले, ठीक। तो इसको ऐसे लिख सकते हो sin i by sin r is equal to n/1, लिख दिया। तो ये है हमारे पास स्नेल्स लॉ, क्या, sin i by sin r is equal to n/1 n2 by n1। या फिर इसको तुम ऐसे लिखो, क्या लिखो, n1 sin i और n2 sin r, एक ही बात, n1 into sin i n2 into sin r, ठीक। जनरली इस तरह से हम यूज करते हैं क्या, न्यूमेरिकल्स के अंदर जब प्रॉब्लम्स करोगे डिस्कस, तो इस तरह से थोड़ा अप्लाई करोगे तो थोड़ा सा इजी पड़ता है ये बात। तो ये है स्नेल्स लॉ, क्लियर बात। फर्स्ट लॉ क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल ऑल इन द सेम प्लेन। सेकंड लॉ क्या, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ टू मीडिया, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज relative refractive index of second medium with respect to first medium. This is law of refraction. clear बात। अब देखो, अब यहाँ पर हम कोशिश करते समझने की कि what is the cause of refraction, कि लाइट बैंड क्यों हो रही है, ठीक, या फिर लाइट बैंड किधर होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक। ध्यान से इसको समझने के लिए यहाँ पर दो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये एग्जांपल है और ये एग्जांपल है। यहाँ पर तुम्हें लाइट बैंड होती हुई दिख रही है, किधर, ये लाइट जा रही थी, इसको इधर जाना था, इसको मैंने इधर बैंड कर दिया, किधर बैंड किया, नॉर्मल की तरफ। दोनों केस में कर रहा हूं कंसीडर, और इस एग्जांपल में देखना लाइट आ रही थी इधर, जहां था इसको इधर, और इसको मैंने नॉर्मल से दूर भेज दिया। इन दिस केस रिफ्लेक्टेड रे बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड इन दिस केस अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो दोनों केस हम देखते हैं। अब एक काम करो, अब ये पहले फर्स्ट केस की बात कर लो। स्नेल्स लॉ क्या बोलते हैं कि sin i by sin r कितना होता है, n2 by n1, refractive index of second medium with respect to first medium, sin i by sin r is equal to n2 by n1, ये होता है। अब डायग्राम में साफ साफ तुम्हें दिखेगा, ये लाइट जा रही है इधर, इधर बैंड हो गई, नॉर्मल की तरफ चली गई। जब नॉर्मल की तरफ चली गई तो इस डायग्राम से r और i में कौन छोटा है, ये r, दो ध्यान से, r इस i से क्या हो गया, छोटा हो गया।
ये जिस एंगल पर आई उसी एंगल पर नहीं गई, आई और आर बराबर नहीं है, ये रिफ्रैक्टेड नॉर्मल की तरफ जा रही है। तो सोचो नॉर्मल की तरफ जाएगी तो आर क्या होता है, छोटा होता जाएगा। तो इस केस के अंदर जो आर है वो आई से छोटा है। जब आर आई से छोटा है तो साइन आई और साइन आर में बड़ा कौन, मतलब छोटा कौन होगा, साइन आर छोटा होगा। आर छोटा है तो साइन आर भी छोटा है। तो इस केस में साइन आई और साइन आर में छोटा कौन है, साइन आर छोटा है, साइन आर छोटा साइन आर से। अब मुझे बताओ इस रिलेशन से जब ये टर्म छोटी है ये टर्म बड़ी है, सीधी सी बात है, तो ये टर्म बड़ी है तो इधर n2 बड़ा होगा, किससे n1 से बड़ा होगा। अगर साइन आर छोटा है तो इधर n1 छोटा हो जाएगा किससे, n2 से। हमने बोला जिस मीडियम का इंडेक्स छोटा वो रेयर, जिसका ज्यादा जितना ज्यादा वो डेंसर मीडियम। तो यहां पर जो n2 है वो है डेंसर मीडियम और n1 क्या है, रेयर मीडियम इस एग्जांपल के अंदर। तो लाइट जब रेयर से डेंसर में जाती है, रेयर टू डेंसर, तो ये बैंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। Light passes from rarer medium to denser, then it bends towards the normal. ठीक, अच्छा अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज क्यों हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, c by v, c तो कांस्टेंट है, n is equals to c by v, c तो कांस्टेंट है बट v डिफरेंट है, v डिफरेंट होने की वजह से इंडेक्स क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब ये इंडेक्स चेंज क्यों हुआ, क्योंकि लाइट की स्पीड क्या हो गई, चेंज। इन लाइट की स्पीड चेंज होने की वजह से इंडेक्स चेंज हुए, इंडेक्स चेंज होने की वजह से ये एंगल चेंज हो गए, एंगल चेंज होने की वजह से रे बैंड हो रही है। इसका मतलब cause of refraction is what, it is change of speed of light in different medium। लाइट की स्पीड के चेंज होने की वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। स्पीड चेंज होगी तो n चेंज हो जाएगा और n की वजह से यहाँ साइन आई और साइन आर दोनों बराबर नहीं रहेंगे, ये चेंज हो जाएंगे। क्लियर बात। यहाँ देखो, यहाँ क्या दिख रहा है तुम्हें, यहाँ तुम्हें दिख रहा है i से r बड़ा हो गया, उल्टा है, यहाँ पर r छोटा था, यहाँ पर i छोटा हो गया, r बड़ा, देखो दूर हट रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब r बड़ा है तो मुझे बताओ साइन i और साइन r में r बड़ा आ जाएगा, साइन r बड़ा आ जाएगा, साइन r छोटा हो जाएगा। और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो स्नेल्स लॉ है वो क्या बोलता है, वो था ये स्नेल्स लॉ, जब साइन i छोटा है साइन r बड़ा है, जब ये छोटा है तो इधर ये छोटा छोटा हो जाएगा, ये बड़ा है तो यहाँ पर ये बड़ा होना चाहिए, दोनों LHS RHS बराबर चल रहे हैं, दोनों इक्वल है। तो ये अगर छोटा है तो ये भी छोटा, मतलब n2 छोटा है n1 से, n2 छोटा जिसका इंडेक्स कम वो इंडेक्स रेयर, n2 हो गया इस बार रेयर और ये हो गया डेंसर। मतलब जब लाइट डेंसर से चलते चलते किधर चली जाए, रेयर मीडियम में चली जाए, तो रेयर में जाएगी तो वो कहाँ मूव करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ का ठीक उल्टा। When light passes from denser to rarer, then it moves away from the normal। तो ये कुछ पॉइंट है, क्लियर बात, ध्यान रखना है। दो अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब स्नेल्स लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं वो देख लेते हैं। उस पर बेस्ड एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, एक मीडियम है एयर और दूसरा एक मीडियम है जिसका इंडेक्स रखा है √2। एयर का इंडेक्स नहीं गिवन होता तो तुम्हें ध्यान से एयर का इंडेक्स कितना बताया था, 1, याद है, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ एयर इज 1। सेकंड मीडियम का इंडेक्स तुम्हें दे रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है 45, कितने एंगल पर लाइट रिफ्रैक्ट होगी, r तुमसे पूछा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास स्नेल्स लॉ है, ये रहा sin i by sin r is equal to n2 by n1, या फिर ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लगा के दिखा रहा हूं, n1 sin i is equal to n2 sin r, जरूरी नहीं है कि ऐसे लगाओ, ऐसे भी लगा सकते हो, तुम्हारी इच्छा। n1 sin i का मतलब क्या है, n1 मतलब फर्स्ट मीडियम होता है जहां से लाइट आती है, n2 क्या होता है, सेकंड मीडियम जिसमें लाइट जा रही है, जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, n1 sin i, तो n1 sin i, n1 इस मीडियम का इंडेक्स लो और इधर के साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस से मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल्स टू n2 सेकंड मीडियम का इंडेक्स लो और उसको साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो। मतलब इधर के इंडेक्स को इधर के एंगल के साथ यूज करना है, इधर के इंडेक्स को इधर के एंगल के साथ यूज करना है। यहां पर जो एंगल बनेगा r, n1 क्या 1, sin i क्या 45, n2 कितना है, n2 इज √2, sin r पता नहीं
वो साइन 45 1 बाय रूट टू साइन आर कितना आया इनटू उन दोनों को साइन आर की वैल्यू 1/2 तो आर की वैल्यू कितनी साइन की वैल्यू हाफ कब होती है 30 डिग्री पर मतलब लाइट इंसिडेंट हुई 45 डिग्री पर और रिफ्रैक्ट होगी कितने एंगल पर 30 डिग्री पर। डायग्राम में देखना 1 मिनट ये लाइट आई यहां से आई कितना 45 30 डिग्री बनाएगी यहां से 30 डिग्री जाना था इधर जा रही इधर 30 डिग्री। तो देखो आई बड़ा है और आर के साथ छोटा आया आर छोटा आया मतलब लाइट किधर मुड़ी अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टूवर्ड्स द नॉर्मल। आई बड़ा है आर छोटा हो गया टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो टूवर्ड्स द नॉर्मल कब बैंड होती है जब लाइट कहां से आ रही हो रेयर से डेंसर में जा रही हो। क्लियर बात। अच्छा अब इसी प्रॉब्लम में अगर मैं तुमसे पूछ लेता कि भाई बताओ लाइट कितने एंगल से डेविएट हुई। ये एंगल ऑफ डेविएशन हमने पहले भी देखा था कि लाइट कितने एंगल से डेविएट हुई। तो ये रिफ्रैक्शन है ठीक वहां रिफ्लेक्शन था। रिफ्लेक्शन में जो बताया था मैंने बताया था कि एक्चुअल डायरेक्शन देखो कि कहां जाना था फाइनली कहां जा रही है यहां जाना था और यहां जा रही है। तो इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन के बीच का एंगल चेक कर लिया करो। लाइट को इधर जाना था ये है एक्चुअल डायरेक्शन गई क्या यहां पर नहीं गई लाइट कहां गई इधर गई। मुझे एक चीज बताओ इसको जाना था यहां पे जाना था ना यहां पे ये कितना है 45 तो ये भी कितना है 45 क्यों 45 वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये अगर पूरा 45 है और इसको 30 बोला हुआ है ये पूरा 45 ये 30 तो ये कितना बचा 45 के 30 बचा 15 मतलब एक्चुअल डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन इन दोनों डायरेक्शन के बीच कितना एंगल है 15 डिग्री मतलब लाइट कितने एंगल से डेविएट हुई 15 डिग्री 15 डिग्री है यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है बस रिफ्रैक्शन पर। तो ये स्फीयर मान लो ग्लास का स्फीयर है ठीक और इस स्फीयर का इस ग्लास का इंडेक्स है इस पर लाइट इंसिडेंट हुई थीटा एंगल पर कहां से एयर से आ रही है। एयर का इंडेक्स पता है हमको एयर का इंडेक्स कितना होता है 1 होता है। इसका इंडेक्स नहीं दे रखा कोई बात नहीं। तुमसे पूछा एंगल ऑफ इमर्जेंस मतलब लाइट जब इसमें एंटर हो तो उससे बाहर निकल जाए तो लाइट कितने एंगल में बाहर निकलेगी ये मैं बताना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है तो लाइट कितने एंगल में बाहर आने वाली है ये चेक कर रहे हैं। तो ये बात देखना आंसर क्या करो यहां पर हम अप्लाई करते हैं स्लेन्स लॉ। तो सबसे पहले तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये सारे एंगल कहां से करने मेजर नॉर्मल से करने मेजर पता है हमको सारे एंगल कहां से आएंगे नॉर्मल से एंगल। और हमने पहले बोला है कि स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल क्या होता है बताओ। स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल होता है उसकी रेडियस याद है। तो ये है स्फीयर की रेडियस कुछ मान लो इसको ये है रेडियस r तो ये रेडियस ही क्या बन जाएगी नॉर्मल बन जाएगी। तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया हमारा नॉर्मल हो गया। अब लाइट यहां से आ जा रही है ये एयर है और ये ग्लास है तो ये रेयर मीडियम उसको डेंसर मीडियम बोलते हैं। तो लाइट को जाना था कहां यहां ये है लाइट की एक्चुअल डायरेक्शन। तो लाइट जा रही है रेयर टू डेंसर तो बोलो रेयर टू डेंसर क्या होता है रेयर टू डेंसर लाइट बैंड होती है टूवर्ड्स नॉर्मल। तो यहां जाती हुई लाइट किधर बैंड होगी टूवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल इधर है इधर यहां पे नॉर्मल नहीं है इस मीडियम के अंदर नॉर्मल देखो रेडियस तो इधर जाती हुई रे यहां नहीं जाएगी ये इधर बैंड होगी तो ये लाइट इधर जाएगी रिफ्रैक्टेड रे आ गई। और ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया। अब यहां पर बोलो रिफ्रैक्शन हुआ है नहीं हुआ रिफ्रैक्शन हुआ है तो स्नेल्स लगा लो। स्नेल्स लो जब रिफ्रैक्शन होता तो लगाते हैं कैसे ऐसा लगाएंगे कैसे सिखाया था n1 sin i इज टू n2 sin r। हमने बोला था n1 sin i इज टू n2 sin r। इस तरह से हम रिफ्रैक्शन अप्लाई कर लेते हैं। n1 फर्स्ट मीडियम ये वाला फर्स्ट मीडियम में इंडेक्स 1 sin i इसी मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा प्रॉब्लम में गिवन है थीटा
सेकंड मीडियम में इंडेक्स n2 की जगह क्या है, n दे रखा है n sin r। सेकंड मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, sin r। इधर का इंडेक्स तो इधर का एंगल यूज किया, इधर का इंडेक्स तो इधर का एंगल यूज किया, लगा दिया। अब वैल्यूज है नहीं हमारे पास, तो इसको ऐसा कैसा हम छोड़ देते हैं, एज इट इज छोड़ दिया। अब बोलो जब लाइट यहां से आ जाएगी, मतलब डेंसर टू रेयर, फिर से रिफ्रैक्शन होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो कराओ, देखो रिफ्रैक्शन होगा तो हमें क्या चाहिए, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब स्फेरिकल सरफेस की रेडियस, नॉर्मल मतलब स्फेरिकल सरफेस की रेडियस। तो बोलो इस रे को इधर जाना है, ये है एक्चुअल डायरेक्शन। अब इस एक्चुअल डायरेक्शन से डेविएट होगी क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा। कहां होगी, डेंसर टू रेयर, टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डेंसर टू रेयर, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे मतलब ये इधर नहीं जाएगी, इधर मुड़ जाएगी। तो ये ई निकालना है। तो ये लाइट जो एयर से इंसिडेंट हुई थी वापस एयर में आ गई, यहां पर फिर से मीडियम चेंज हुआ, फिर से लाइट बेंड हुई, फिर से लगाओ स्नेल्स लॉ। मतलब ये कैसे लगाना है, n1 sin i। इस सरफेस पर यहां हो रही है इंसिडेंट। बोलो इस सरफेस के लिए ये कौन सी रे, इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल। तो मुझे बताओ ये कितना एंगल है इंसिडेंट रे का नॉर्मल से। ये ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल है ये है रेडियस, ये भी है रेडियस, तो ये रेडियस, ये रेडियस, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये आर एंगल है, तो ये भी आर एंगल है। अब मुझे बताओ इस सरफेस पर रे यहां से हो रही है इंसिडेंट, तो इंसिडेंट एंगल आर बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा। तो कैसे लिखोगे बोलो, इस सरफेस पर हम क्या लिखेंगे, ये वाला लॉ अप्लाई करो, ढंग से अप्लाई करना। n1 sin i, n1 इधर का इंडेक्स, इधर का एंगल, इधर का इंडेक्स कितना है n, इधर का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है r। n2 sin r जिसमें जा रही है, n2 कहां जा रही है, एयर में जा रही है, एयर। sin r कितने एंगल पर बेंड हुई, नॉर्मल से e एंगल पर बेंड हुई, तो sin r की जगह पुट कर दो e। r एंगल था यहां पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और e है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस सरफेस पर। तो इधर का इंडेक्स, इधर का एंगल, इधर का इंडेक्स, इधर का एंगल लगा दिया। अब इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, हम देखते रहेंगे थोड़ी देर तक, देखते रहो। n sin r, बोलो इक्वेशन 1 में ये n sin r है, इक्वेशन 2 में ये n sin r है, ये दोनों में बराबर है, तो मैं क्या इन दोनों को कर सकता हूं इक्वल, इसको और इसको कर दो इक्वल, तो मुझे क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 into sin थीटा, ये 1 into sin e, sin थीटा और sin e बराबर, इसका मतलब e और थीटा बराबर, मतलब लाइट जितने एंगल पर इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल पर बाहर निकलेगी। एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों कैसे मिले हमें, बराबर। ठीक, अब इसको याद मत कर लेना कि दोनों हमेशा बराबर होते हैं, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। ठीक, आगे जब हम पढ़ेंगे कभी प्रिज्म वगैरह तो देखेंगे दोनों एंगल चेंज भी हो सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि E और I दोनों हमेशा बराबर हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। इस प्रॉब्लम में हुआ ऐसा, हर बार हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक, ये प्रॉब्लम थी सेकंड प्रॉब्लम, एक बार देख लो अच्छे से। तो अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स क्या कि यहाँ पर लाइट बेंड नहीं हो रही है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती रही है लेकिन उसकी बेंडिंग नहीं होगी। वो स्पेशल केसेस क्या हैं, ध्यान देना। फर्स्ट केस ये, अगर लाइट नॉर्मल के अलोंग आए, और हमें पता है जब नॉर्मल के अलोंग लाइट आती है तो आई कितना होता है, 0। तो सोचो ये जो स्नेल्स लॉ है, यहाँ पर मैं आई 0 कर दूं, आई 0 कर दूं, साइन 0 0, साइन 0 0, तो बोला ये टर्म 0, तो ये भी कितना जाएगा 0, तो आर भी कितना आएगा 0। मतलब नॉर्मल के अलोंग अगर रे आती है तो नॉर्मल के अलोंग भी चली जाती है, सीधी चली गई, डेविएट नहीं हुई। ये बात ध्यान रखना, इस केस में जब लाइट नॉर्मल के अलोंग आती है तो लाइट नॉर्मल के अलोंग चली जाती है। ये रिफ्रैक्टेड लाइट ही बोलते हैं इसको हम रिफ्रैक्शन ही मानते हैं, बट यहाँ पर डेविएशन नहीं हो रहा, ध्यान रखना। ठीक, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा चुकी है। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर फर्स्ट और सेकंड मीडियम दोनों के इंडेक्स ही बराबर हो, n1 और n2 बराबर हो जाए, तो देखो यहाँ जब n1 n2 बराबर हो जाए तो ये तो कट जाएगा, n1 और n2 बराबर हो जाए तो ये कट जाएगा, तो sin r sin r भी बराबर, sin i sin r के बराबर है, मतलब i और r दोनों बराबर हो जाएगा।
आई और आर बराबर हो गए, आई और आर बराबर हो गए तो लाइट डेविएट हुई क्या, सीधे चली जाएगी। तो अभी भी लाइट डेविएट नहीं होगी, कब, जब दोनों के इंडेक्स बराबर हो। और तीसरी कंडीशन ये कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, ठीक, तो वो बैंड नहीं होती, उल्टा वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो लाइट इधर से आएगी और इधर ही चली जाएगी, लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी नहीं। इसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिस पर पूरा का पूरा एक लेक्चर मिलेगा, इसे हम पूरा ढंग से करेंगे डिस्कस, एक पूरा टॉपिक है, ठीक। तो ये कुछ कंडीशन जिसमें लाइट डेविएट नहीं करती है, क्लियर बात। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।